हेलो गाइस, मैं सोफिया आपके लिए एक और नई वीडियो के साथ में। तो इसके पहले हम पढ़ रहे थे बोहर्स एटॉमिक मॉडल। नाउ वी हैव टू डिस्कस द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम जो बोहर्स मॉडल को यूज़ करके रिप्रेजेंट किया जाता है। तो लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है ये तो हम प्रीवियस सेक्शन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने स्पेक्ट्रम वाला पूरा पार्ट पढ़ा था। उसमें हमने लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में भी पढ़ा था। अब लाइन स्पेक्ट्रम जो ऑब्जर्व होता है वो हाइड्रोजन एटम के केस में ऑब्जर्व होता है। क्लियर? तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि क्वांटिटिवली हम बोहर्स मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। जो भी एनर्जी होती है, रेडिएशन होती है, वो एब्जॉर्ब होती है। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव्स हो रहा है स्मॉलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर मूव हो रहा है। क्लियर? स्मॉलर से कहाँ पे जा रहा है? वो हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर जा रहा है। क्वांटम नंबर मैंने आपको बताया एन की वैल्यू जो भी रहेगी, एन की वैल्यू 1 तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 2 तो सेकेंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो स्मॉलर से कहाँ पे जा रहा है? हायर जा रहा है। या फिर जो रेडिएशन रहेगी वो इमिट होगी अगर वो हायर ऑर्बिट से कहाँ आ रहा है? लोअर में आ रहा है। तो अगर स्मॉलर से हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जा रहा है तो एब्जॉर्ब होगी, बट अगर कैसे ऑर्बिट में जा रहा है, वो हायर टू लोअर आ रहा है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी? इमिट हो जाएगी। अब इन दोनों एनर्जी गैप का, दोनों ऑर्बिट्स की जो एनर्जी गैप होती है उसको हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल इज इक्वल्स टू में EF माइनस EI। इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम यहाँ पर डेल ई इज इक्वल्स टू, देखो अगर हम यहाँ पर बात करें किसकी, 2.13 और 2.16 को हम कंपेयर करते हैं। देखिए 2.13 हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि 2.13 हमारी इक्वेशन ये थी कि En इज इक्वल्स टू में माइनस RH 1/n²। ये हमने पढ़ी थी किसमें? बोहर्स मॉडल में। तो यहाँ पर हम वही करने वाले हैं कि जो भी हमारी EF की वैल्यू है वो माइनस RH/NF² और माइनस RH/NI², ये हम कर देंगे, जहाँ पर NI और NF इनिशियल ऑर्बिट और फाइनल ऑर्बिट रहेंगे। तो डेल E की वैल्यू हो जाएगी माइनस RH/NF² माइनस RH/NI²। ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग जो बोहर्स मॉडल की इक्वेशन थी वहाँ से वैल्यू ली। तो डेल ई एज इट इज़ रहेगा। देखिए RH कॉमन ले लेंगे हम तो, और साइन भी कॉमन हमने ले लिया है। ठीक है, तो साइन कॉमन ले लिया, प्लस साइन ले लिया हमने, तो यहाँ पर बचेगा 1/NI²। इसको हमने पहले लिख दिया और NF को हमने बाद में लिख दिया। ठीक है, क्लियर? और इस इक्वल्स टू में ये जो वैल्यू हमारी रहेगी वो हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पर जो RH की वैल्यू है वो RH की वैल्यू को यहाँ पर हम क्या कर देंगे? पुट कर देंगे, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। RH की वैल्यू होती है, क्या होती है RH की वैल्यू? RH इज़ कॉल्ड रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है 2.18 × 10⁻⁻18 जूल। तो वो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करी RH की जगह पे, और 1/NI² माइनस 1/NF²। अब फ्रिक्वेंसी जो V है वो एसोसिएट हो रही है एब्जॉर्प्शन और इमिशन ऑफ द फोटोन के लिए, उसको हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो V इज इक्वल्स टू डेल E अपॉन में H इज इक्वल्स टू में RH/H। ठीक है, ठीक है, डेल E की जो वैल्यू ऊपर हमने निकाली है उसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया, RH 1/NI² माइनस 1/NF²। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? H तो हमारा क्या होता है? प्लांक कांस्टेंट होता है, वी नो दैट वेरी वेल, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। वो हमने पढ़ी थी प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में, 6.626 × 10⁻⁻34। ये वैल्यू हमने प्लांक कांस्टेंट की रख दी, और RH की वैल्यू यहाँ पर रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हमने पुट कर दी और इन दोनों को सॉल्व कर लिया। तो आएगा 3.29 × 10⁻15 1/NI² माइनस 1/NF² हर्ट्ज़। और इसको किस टर्म्स में हमने निकाला है? वेव नंबर की टर्म्स में हमने निकाला है। तो वेव नंबर इज इक्वल्स टू हो जाएंगे V/c। V की वैल्यू फिक्स है यहाँ पर, कितनी है?
देखो V/C, तो V की वैल्यू हमने यहाँ पर, ये जो हमारी V की वैल्यू निकली थी RH अपॉन में H 1/NF² NI² माइनस 1/NF², और C यहाँ पर हमने रख दिया। अब C क्या होता है यहाँ पे देखिए, जो हमारी V की वैल्यू थी वो हमने यहाँ पर पुट कर दी है 3.29 × 10⁻15 1/NI² माइनस 1/NF², और C जो हमारा होता है वो होता है, ये जो C है ये होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोनों को सॉल्व कर लिया तो यहाँ पर जो वैल्यू आई y 1.09677 × 10⁻7। अब अगर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करें तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होगा, जिसमें NF की जो वैल्यू है वो NI से बड़ी होगी। क्लियर? और इसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। लेकिन जब हम इमिशन स्पेक्ट्रा की बात करेंगे तो NI की वैल्यू NF से बड़ी हो जाएगी, डेली नेगेटिव हो जाएगा और एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अब ये जो एक्सप्रेशन है 2.17 की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये रहा देखिए, ये जो एक्सप्रेशन है 2.17 ये 2.9 के ऑलमोस्ट क्या है, सिमिलर है। ठीक है, रिडबर्ग के 2.9 से क्या हो रहा है, वो सिमिलर बता रहा है। 2.17 2.9 से सिमिलर है, जो एम्पिरिकली क्या हो रहा है, डिराइव हो रहा है एक्सपेरिमेंटल डाटा को यूज़ करने पर। ठीक है, अगर हर स्पेक्ट्रल लाइन की हम देखें जहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है और जहाँ पर इमिशन हो रहा है, वो एसोसिएट होगी पर्टिकुलर ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम के थ्रू। अगर हम लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करें तो डिफरेंट पॉसिबल ट्रांजिशन होंगे, कैन ऑब्जर्व होंगे लार्ज नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के अंदर। अगर हम ब्राइटनेस की बात करें या इंटेंसिटी की बात करें स्पेक्ट्रल लाइंस की, तो वो नंबर ऑफ फोटॉन सेम वेवलेंथ और सेम फ्रीक्वेंसी की जो एब्जॉर्ब हो रही हैं और इमिट हो रही हैं, नंबर ऑफ फोटॉन उनके ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ये आपका है पूरा ओवरऑल लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन जिसको हमने करा है। ठीक है, ओवरऑल पूरा स्टडी करा है और इसको हमने बोहर्स मॉडल ऑफ एटम जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था उसकी स्टेप्स को मिलाकर पूरा एक्सप्लेन किया है। तो पहले आपको बोहर्स मॉडल ऑफ जो भी है वो पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। इसके पहले भी हमने जब स्पेक्ट्रम पढ़ा था तो उस स्पेक्ट्रम के अंदर हमने लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को स्टडी किया था, लेकिन यहाँ पर हमने एक डिफरेंट वे को यूज़ किया है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं उसको यूज़ कर रहे हैं बोहर्स मॉडल की हेल्प से इसको हमने पूरा एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट में हम ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, व्हाई डज द नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम मीन। इसका मीनिंग मैं आपको बताऊंगी। सो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।